नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। विरासत में मिली सत्ता को संभालने में कई राजकुमारों की राजनीति आज खतरे में दिखाई दे रही है, जबकि राजनीति में युवाओं की दिलचस्पी बेहद कम है। वैसे भी भारत को युवाओं का देश कहा जाता है, लेकिन राजनीति के मामले में युवा काफ़ी पीछे चल रहे हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की, राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख तेजस्वी यादव की, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के प्रमुख चिराग पासवान की और शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे की। सबसे पहले देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे पहले देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का सियासी संकट गहराता जा रहा है। एक तरफ सहयोगी दल सपा से दूर हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुस्लिम संगठन भी अब सपा के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। महान दल के बाद सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का भी सपा से गठबंधन टूट गया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने जातीय आधार वाले जिन छोटे छोटे दलों को साथ लेकर बीजेपी को कड़ी टक्कर देने में सफल रहे थे, वो अब एक एक कर सपा से दूर हो रहे हैं। ऐसे में पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक सपा का सियासी समीकरण बिगड़ने की चिंता खड़ी हो गई है। चाचा शिवलाल पहले से ही अखिलेश को चुनौती दे रहे हैं। अखिलेश पर तंज कसते हुए शिवपाल ने यहाँ तक कह दिया कि अखिलेश यादव में राजनीतिक परिपक्वता की कमी है। इसके कारण समाजवादी पार्टी कमज़ोर होती जा रही है। कई नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। मुझे पार्टी की बैठकों में आमंत्रित भी नहीं किया जाता है। अगर अखिलेश मेरे सुझावों को गंभीरता से लेते तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की स्थिति बिल्कुल अलग होती। अब हम बात करते हैं आर्थिक तौर पर पिछड़े राज्य बिहार की। पिछले दिनों विधानमंडल के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेल्थ को लेकर तेजस्वी यादव को नसीहत दी थी। इस नसीहत को कांग्रेसी नेता गंभीरता से ले रहे हैं और तेजस्वी पर लड़खड़ाने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेसी नेताओं का मानना है कि तेजस्वी का इस तरह सरस्वती मंद होना राजनीति में बहुत कुछ कहता है। चर्चा यही हो रही है कि इस तरह की कमज़ोर और लड़खड़ाने वाली स्थिति में राजद के साथ बने रहना कांग्रेस के अस्तित्व पर भी संकट ला सकता है। कांग्रेस के पास महज 19 विधायक हैं, बाकी वामपंथी दल हैं। सहयोगियों में राजद का विरोध करने की ताकत संख्या बल के हिसाब से भी नहीं है और परिस्थिति के हिसाब से भी नहीं। कांग्रेस के अंदर कई गुट हैं, इसलिए यह खुद में ही परेशान रहती है। इसके बावजूद कांग्रेस बीच बीच में राजद से मुक्त होने की कसमसाहट दिखा जरूर देती है। गुटबाजी की एक बड़ी वजह यह भी है, कांग्रेस के कई मजबूत नेता राजद से अलग होकर पार्टी को अपनी ताकत बटोरने का सही यही समय बताते हैं। हाँ, तेजस्वी एक चाल चलने में ज़रूर कामयाब रहे हैं। ओवैसी की पार्टी के 5 में से 4 विधायकों को तोड़कर राष्ट्रीय जनता दल में शामिल कर लिया है। विधानसभा में राजद सर्वाधिक 80 विधायकों के साथ
सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। लेकिन अब भी राजद के नेतृत्व वाला विपक्ष जादुई आंकड़े 122 से 7 अंक दूर है और अब यह दूरी कभी खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि विपक्ष में आने लायक अब अधिकतम एक विधायक बचे हैं, ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। दलित नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान के राजनीतिक चाल की बात की जाए तो बहुत ही बचकानी नज़र आती है। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू को तगड़ा झटका देने में चिराग तो सफल रहे, लेकिन उसके बाद अपनी ही विरासत को नहीं बचा पाए। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार ने अपने भतीजे चिराग पासवान पर हमला बोलते हुए कहते हैं कि चिराग ने पहले मुझे पार्टी से निकाला। उनका कहना है चिराग पासवान ने पहले दल तोड़ा फिर दिल तोड़ा, संपत्ति का भी बंदर बांट किया। इतना ही नहीं, उनका कहना है दल तो फिर जुड़ जाएगा, मगर जब दिल टूट जाता है तो फिर वह कभी नहीं जुड़ता। रामविलास पासवान के जीते जी कभी तीनों भाइयों में कोई मतभेद नहीं हुआ, लेकिन उनके नहीं रहने पर भतीजे ने दिल तोड़ दिया। चिराग पासवान पिता की धरोहर को बचा पाते हैं या नहीं, यह तो अगले चुनाव में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल उनका राजनीतिक भविष्य अंधियारी गलियों में ही दिखाई दे रही है। अब हम बात करेंगे देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले मुंबई यानी महाराष्ट्र की राजनीति की। कई दिनों तक चले हाई वोल्टेज सियासी ड्रामे और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बाद उद्धव ठाकरे सरकार का पतन हो गया और बीते 30 जून को एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन इस राजनीतिक उठापटक के बीच आदित्य ठाकरे की भी सोच सामने आ गई। विधायकों ने उद्धव और आदित्य ठाकरे दोनों पर आरोप लगाए कि उनसे नहीं मिलते हैं। विधायकों की समस्या सुनने वाला कोई नहीं। ठाकरे परिवार पर यह भी आरोप लगाए गए कि शिवसेना विधायकों को अयोध्या जाने से रोका गया। पब्लिक परसेप्शन में यह आरोप ठाकरे परिवार की राजनीति को काफ़ी नुकसान पहुंचाने वाला है, क्योंकि खुद बाला साहब ठाकरे राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े समर्थकों में से एक थे। यही कारण है कि आदित्य ठाकरे न सिर्फ अपने पुराने स्टैंड पर वापस आते दिख रहे हैं, बल्कि अपनी सोच को भी बदलने का प्रयास कर रहे हैं। ठाकरे परिवार की राजनीति अब तक मराठी मानुष, हिंदुत्व और राष्ट्रवादी स्टैंड पर टिकी रही है। साथ ही उद्धव ठाकरे के सामने यह भी चुनौती है कि वो आदित्य ठाकरे को अपने राजनीतिक वारिस के रूप तौर पर स्थापित करें। यही कारण है कि अब आगे हिंदुत्व के एजेंडे पर आदित्य ठाकरे ज़्यादा मुखर नजर आ रहे हैं। विरासत में मिली सत्ता को बचाने में ये युवा नेता कितने सफल होते हैं यह तो समय ही बताएगा, लेकिन इन्हें अपनी सोच और काम करने का तरीका तो बदलना ही होगा, नहीं तो जनता इन्हें अर्श से फर्श पर लाने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाएगी। आज के लिए बस इतना ही। हमको दीजिए आज्ञा, नमस्कार। लेकिन मैं एक बात आपसे ज़रूर अनुरोध करूंगा कि मेरे चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।